हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड के बारे में। ठीक है, सो वील बिगिन विथ इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड लास्ट में हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड के टाइप्स के बारे में। एंड क्योंकि अलग अलग प्रोविडेंट फंड्स के जो टाइप्स हैं उनके अपने अलग प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स रिलेटेड, तो उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So let's get started with Provident Fund and introduction. Now, what is Provident Fund? तो Provident Fund is a welfare scheme. ठीक है, और ये जो welfare scheme है ये किसके benefit के लिए है? For the benefit of employees. ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि Provident Fund क्या है? एक welfare scheme है। किसके benefit के लिए? तो employee के benefit के लिए। अब इस स्कीम में पैसे कौन लगाता है? तो मैं बता दूं, इस स्कीम में पैसा एम्प्लॉयर भी लगाएगा और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, लेट अस रीड। अंडर दिस स्कीम certain sum is deducted by the employer from the employee's salary. ठीक है, तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के सैलरी का कुछ सम डिडक्ट कर देता है और वो जो डिडक्टेड अमाउंट है वो एम्प्लॉय का ही कंट्रीब्यूशन होता है टू द प्रोविडेंट फंड। तो ये जो डिडक्शन है ये एवरी मंथ है। ठीक है, तो हर महीने एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के सैलरी का कुछ अमाउंट डिडक्ट करता है और उसे कंट्रीब्यूट कर देता है एम्प्लॉय के पीएफ में। ठीक है, पीएफ इज प्रोविडेंट फंड। तो ये हो गया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो कि एम्प्लॉय के सैलरी से ही किया जा रहा है, और एम्प्लॉयर जो है वो खुद भी सर्टेन परसेंटेज ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूट करता है अपने एम्प्लॉय के पीएफ खाते में। सो द एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय टू द प्रोविडेंट फंड। तो ये जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट है इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो प्रोविडेंट फंड है इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा कंट्रीब्यूशन है इसे फिर इन्वेस्ट कर दिया जाता है और इस पे इंटरेस्ट जो अर्न होता है, ये जो कंट्रीब्यूशंस को इन्वेस्ट करते हैं उस पे जो इंटरेस्ट अर्न होता है उसे भी क्रेडिट कर दिया जाता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय। तो याद रखना है कि ये जो कंट्रीब्यूशंस है इसे इन्वेस्ट किया जाता है, उस पे इंटरेस्ट जो होता है वो भी एम्प्लॉय के ही प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ट्रांसफर या क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो बैलेंस है दैट कीप्स अक्यूमुलेटिंग ईयर आफ्टर ईयर। हर साल पीएफ अकाउंट में जो बैलेंस है वो बढ़ता जाता है, और वो कैसे बढ़ रहा है? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से और मिलने वाले इंटरेस्ट से। तो ये जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस है, ये जो बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर इकट्ठा हो रहा है, तो जब एम्प्लॉय रिटायर करता है फ्रॉम हिज सर्विस तो ये जो एक साथ इकट्ठा हुआ अमाउंट है, तो ये जो लमसम अमाउंट है वो एम्प्लॉय रिसीव करता है अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑन इट। ठीक है, सो नाउ वी गॉट टू नो कि प्रोविडेंट फंड क्या है। वो एक वेलफेयर स्कीम है और इस वेलफेयर स्कीम में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसी के सैलरी का कुछ अमाउंट, मंथली सैलरी का कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर डिडक्ट कर देता है और उसे एम्प्लॉय के पीएफ खाते में कंट्रीब्यूट कर देता है। तो वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और इसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है कुछ परसेंटेज, और फिर ये अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है। इस पे जो इंटरेस्ट होता है वो भी एड ऑन होते जाता है एम्प्लॉय के ही पीएफ अकाउंट में, और जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो ये लमसम अमाउंट उसे दे दिया जाता है। सो इट्स अ ग्रेट हेल्प एट दैट पर्टिकुलर टाइम। जब वो रिटायर कर रहा है तो उसे ये अक्यूमुलेटेड अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, वेल स्टूडेंट्स, नाउ आई विल बी टेलिंग यू सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रोविडेंट फंड। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि प्रोविडेंट फंड एक वेलफेयर स्कीम है जो कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए है। तो ये जो वेलफेयर स्कीम है इसमें पैसे कहाँ से आते हैं? तो इस फंड में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके इनकम से ही कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेता है और एम्प्लॉय के पीएफ खाते में कंट्रीब्यूट कर देता है। ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉय के इनकम से ही डिडक्ट करके उसके पीएफ के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है,
और दूसरा है जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अलग से अपने एम्प्लॉय के पीएफ के लिए। तो क्योंकि एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो दैट इज समथिंग ओवर एंड अबव द सैलरी। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो, क्योंकि एम्प्लॉयर अलग से कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो एम्प्लॉय के लिए एक बेनिफिट है, एक इनकम है जो वो रिसीव करेगा मे बी आफ्टर रिटायरमेंट, तो इसे हम टैक्स करेंगे। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो हम टैक्स करेंगे। और क्योंकि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय के ही इनकम का कुछ अमाउंट डिडक्ट होके उसके पीएफ में जाता है, तो उसे हम सेपरेटली टैक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में। पॉइंट ए में आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट कंट्रीब्यूशन जो कौन करता है, एम्प्लॉय, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टैक्सिंग इट अगेन। और पॉइंट बी में जो ये कंट्रीब्यूशन है ये कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। एंड क्योंकि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ओवर एंड अबव द सैलरी, तो इसे हम अलग से टैक्स करेंगे। और इसमें भी ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें एग्जेम्पशंस हैं। सपोज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 12% ऑफ सैलरी, तब तो 12% तक तो वो टैक्सेबल नहीं है, वो रूल्स हमने आगे भी पढ़ने हैं। लेकिन अगर 12% के ऊपर अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, जो एक्सेस है 12% से ऊपर का। तो इसमें इसलिए लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक इनकम है, लेकिन उसमें भी आपको एग्जेम्पशंस मिलेंगे अप टू सर्टेन लिमिट्स। और ये एग्जेम्पशन कितना होगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोविडेंट फंड है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अपने रूल्स है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड्स के अपने रूल्स है। तो नेक्स्ट स्लाइड में we'll be talking about types of provident funds. I just gave you an example, ये 12% वाला जस्ट एक एग्जाम्पल है ताकि आपको ध्यान रहे कि इसमें भी जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ में वो हमेशा एंटायरली टैक्सेबल नहीं होगा, उसमें एग्जेम्पशंस मिलेगा, ठीक है, या मिल सकता है। तो हमने अभी इस स्लाइड में देखा कि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर द्वारा एंड एम्प्लॉय द्वारा, ठीक है। तो द फर्स्ट ए पॉइंट रिलेट्स टू कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय and B relates to contribution by the employer. Okay. There are 4 types of provident fund. A, SPF, that is statutory provident fund. B, recognized provident fund, that is RPF. C, unrecognized provident fund, URPF. And the fourth one is public provident fund, that is PPF. Okay. So let's get started with the types of provident fund. The first type is statutory provident fund, SPF. So what is SPF? So SPF is that provident fund to which the Provident Fund Act 1925 applies. So you have to remember कि SPF में कौन सा act apply होता है, तो it's the Provident Fund Act 1925. अब ये जो स्कीम है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का, ये under the act Provident Fund Act 1925, ये it is meant for the employees who are working with the government or semi government employees, universities, recognized educational institutions जैसे कि IITs, statutory corporations and nationalized banks. तो हमें ये समझ में आ गया SPF का डिस्क्रिप्शन क्या है कि SPF वो स्कीम है जिसमें कि अप्लाई होता है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, और ये जो स्कीम है इट इज मेंट फॉर मेनली द गवर्नमेंट एंड द सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज या रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि IITs के एम्प्लॉयज, statutory corporation and nationalized banks. So this is type 1, that is statutory provident fund. Okay. The second type of provident fund is recognized provident fund, that is RPF. ठीक है, you have to remember that there are 4 types of provident funds, mainly the statutory provident fund जो हम लोग इससे पहले डिस्कस किए। अभी जो सेकंड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है recognized provident fund. Now what is recognized provident fund? तो याद रखना है कि इसमें जो एक्ट अप्लाई होता है दैट्स डिफरेंट। जैसे पिछले केस में हमने देखा था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कि जो एक्ट अप्लाई हो रहा था दैट वाज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, लेकिन जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है
इसमें अप्लाई होने वाला एक्ट इज डिफरेंट. Recognized Provident Fund is a scheme to which Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 applies. तो सबसे पहले तो एक्ट का ही डिफरेंस आ गया. रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कौन सा एक्ट अप्लाई हो रहा है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952. अब आरपीएफ का एक ऑल्टरनेटिव तरीका एक और है कि जहां ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोविडेंट स्कीम खुद से स्टार्ट करे और उसे रिकॉग्निशन मिल जाए, अप्रूवल मिल जाए बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. तो अगर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल मिल जाता है उस पीएफ को जिसको ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है, तो वो भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड स्कीम माना जाएगा. सो आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू. The alternative is that the organization may start a PF scheme. तो पहला तो था कि अगर वैसा स्कीम जो कि जिसपे कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट अप्लाई हो रहा हो, ये तो पहला टाइप है. और दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपना प्रोविडेंट स्कीम खुद फंड स्कीम जो है वो खुद से स्टार्ट किया हो और उसको रिकॉग्निशन मिल जाए बाय टेकिंग द अप्रूवल फ्रॉम द Provident Fund Commissioner and Chief Commissioner or Commissioner of Income Tax. तो अगर Chief Commissioner of Income Tax या Commissioner of Income Tax ने अप्रूवल दे दिया तो उसे भी Recognized Provident Fund Scheme माना जाएगा. तो you have to remember कि Recognized और Unrecognized में main difference ये है कि Recognized Provident Fund को CIT का अप्रूवल मिला रहता है और जो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसमें कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का अप्रूवल मिला नहीं हुआ होता है, तो वो अप्रूव नहीं होता है, तो वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड काउंट नहीं होता है. सो द थर्ड टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो ये है कि इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. सीआईटी द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, इसीलिए वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है. तो जो अनरिकॉग्नाइज्ड है उसमें खास बात क्या है कि उसे सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा अप्रूवल नहीं मिला है. ठीक है. सो व्हाट आर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड? सच स्कीम्स आर दोज that are started by the employer and employee in an establishment or organization but it is not approved by the commissioner of income tax. तो ये जो second point है ये basically important है define करने के लिए कि वो unrecognized provident fund क्या है. It's important कि दोनों के बीच के difference को आप जानें क्योंकि जो tax treatment होगा in case of recognized provident fund और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है ये दोनों एक दूसरे से अलग होगा. ठीक है. सो व्हाट इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड? इट कैन आल्सो बी सेड कि वैसा प्रोविडेंट फंड जो कि कवर्ड नहीं है किसमें, जो हमने पहले दो टाइप के प्रोविडेंट फंड को डिस्कस किया, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. एंड इस टाइप का जो स्कीम्स है वो मेंटेन किया जाता है बाय प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. सो वी आर डन विद statutory provident fund, recognized provident fund, and this is the third one, unrecognized provident fund. So the fourth and the last important type of provident fund is public provident fund. Now let us see the details of public provident fund, which is PPF. तो हमने पहला जो पढ़ा था that was SPF, statutory provident fund. Second हमने cover किया RPF, that is recognized provident fund. थर्ड हमने कवर किया था यूआरपीएफ, दैट वाज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. एंड अभी जो फोर्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दैट इज पीपीएफ. अब पीपीएफ कब शुरू हुआ? तो ये स्कीम शुरू हुआ 1 जुलाई 1968. ठीक है. अब सेकेंड कि इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर सकता है? अंडर पीपीएफ एनी इंडिविजुअल फ्रॉम पब्लिक, कोई भी इंडिविजुअल फ्रॉम पब्लिक, चाहे वो सैलरीड हो, नॉन सैलरीड हो, वो एम्प्लॉयमेंट में हो चाहे ना हो, वेदर इन एम्प्लॉयमेंट और नॉट, मे कॉन्ट्रीब्यूट. ठीक है.
अब इसमें अमाउंट क्या है, अमाउंट पे रेस्ट्रिक्शन है कि मिनिमम जो है 500 होना चाहिए एंड नॉट मोर देन 1,50,000 इन अ ईयर। इसका मतलब है कि अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो खुद भी अपने पीपीएफ अकाउंट में सम कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, सो ये एक ऐसा स्कीम है जहां सिर्फ एसएससी का खुद का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, एसएससी's own contribution only. So it is a scheme where there is SSC's own contribution only. ठीक है, तो जो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी अपने फ्यूचर को सिक्योर रखने के लिए अपने पीपीएफ अकाउंट में अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सो नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट हम लोग सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फॉर द पर्पस ऑफ सैलरी वी आर कंसर्न मेनली विद द फर्स्ट 3 काइंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड ओनली। इसका मतलब है कि सैलरी कंप्यूटेशन में प्रोविजन, इनकम टैक्स प्रोविजन सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोविडेंट फंड के सिर्फ पहले 3 केसेस को ही कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड अगर कोई है तो वो अपना मनी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी के कवरेज में नहीं आएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड है, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एसएससी का ही कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं इस स्लाइड में वो 3 प्रोविडेंट फंड जिसको हमने अभी पिछले कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया है। द फर्स्ट बीइंग स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दैट इज एसपीएफ, then you have recognized provident fund RPF, and then you have URPF, that is unrecognized provident fund. तो हमें पता है कि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट में इनके कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय के बारे में, तो जहां तक हमें पता है कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सैलरी का ही कुछ पार्ट को डिडक्ट करके उसके पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर देता है, तो वही एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अलग से नहीं है, वो उसके सैलरी में से ही इट इज गिवन। सपोज एक एम्प्लॉय है, उसका सैलरी है 1 लाख, उसमें से 20,000 रुपीज पीएफ में चला गया, तो हम 1 लाख को ही इंक्लूड करेंगे उसके सैलरी इनकम में। ठीक है, तो अलग से हम 20,000 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो उसके सैलरी से ही डिडक्ट होके पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट होता है। तो वो तीनों ही केस में, चाहे वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, चाहे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, हम ये जानते हैं कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो किससे किया जाता है, फ्रॉम द सैलरी इटसेल्फ। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज मेड फ्रॉम द सैलरी इटसेल्फ। लेकिन एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें ये याद रखना है कि उसमें अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन मिलता है फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, जो कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उस रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसमें याद रखना है ग्रॉस टोटल इनकम मतलब जो 5 हेड्स ऑफ इनकम से, जब हम सारे हेड्स ऑफ इनकम से टैक्सेबल इनकम निकाल लेते हैं और जब वो उसका टोटल निकालते हैं तो वो ग्रॉस टोटल इनकम होता है, तो उसमें अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन मिलता है। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होगा पीएफ में वो अंडर सेक्शन 80C एज अ डिडक्शन अवेलेबल है फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये जो डिडक्शन है वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो ग्रॉस टोटल इनकम से अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन मिलेगा। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो भी ग्रॉस टोटल इनकम से अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन मिलेगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। लेकिन अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है तो उसमें अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने अभी ये सीखा है कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो सैलरी से ही करता है, एम्प्लॉयर उसके सैलरी का ही कुछ पार्ट डिडक्ट करके कंट्रीब्यूट कर देता है, तो उस केस में हम अलग से एम्प्लॉय के जो कंट्रीब्यूशन है उसको अलग से दोबारा टैक्स नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सैलरी से ही जा रहा है, इसलिए
इसका टैक्स ट्रीटमेंट आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेकिन इसमें एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि अंडर सेक्शन 80C ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसमें भी लिमिट स्पेसिफाइड है, 1.5 लाख रुपए से ऊपर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो याद रखना है ये डिडक्शन सिर्फ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में मिलेगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अंडर सेक्शन 80C एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर। तो याद रखना है अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उस फंड में तो दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, अगर आरपीएफ है तो आरपीएफ हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि आरपीएफ के केस में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। ठीक है, 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। और हमें पता है, मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि प्रोविडेंट फंड के केस में सैलरी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, किन कंपोनेंट्स को ऐड करके सैलरी माना जाएगा, वो हमने ऑलरेडी पहले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। तो आप बस इतना याद रखें कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अप टू 12% ऑफ सैलरी जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी से अधिक है तो जो एक्सेस है उसे हम इंक्लूड करेंगे सैलरी में। ठीक है, तो दैट इज इन केस ऑफ आरपीएफ। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन याद रखना है एसपीएफ के केस में फुली एग्जेम्प्ट है और आरपीएफ के केस में 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। जहां तक बात है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में याद रखना है कि वो एग्जेम्प्ट नहीं है। जैसे कि आपने देखा एसपीएफ में फुली एग्जेम्प्ट है, आरपीएफ में 12% एग्जेम्प्ट है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हर ईयर टैक्सेबल भी नहीं है। इसके टैक्सेबिलिटी को हम पॉइंट 4 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको याद रखना है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एग्जेम्प्ट नहीं है, लेकिन वो एवरी ईयर टैक्सेबल भी नहीं है। तो वो टैक्सेबल कब है और कितना है ये हम पॉइंट 4 में डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ हमने कवर किया कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अलग से टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो सैलरी से ही दिया जाता है, जो कि ऑलरेडी एक बार टैक्स हो चुका होता है। और इसमें सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम से, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जहां तक है तो वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एग्जेम्प्ट है, रिकॉग्नाइज्ड वाले में 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है और अनरिकॉग्नाइज्ड में एग्जेम्प्ट नहीं है लेकिन हर साल टैक्सेबल नहीं है। तो वो टैक्सेबल कब है वो हम पॉइंट 4 में सीखेंगे। अब बात करते हैं फंड में डिपॉजिट किए गए इंटरेस्ट के बारे में। पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के बारे में। अब डिस्कस करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट डिपॉजिट किया गया है फंड में, क्योंकि हमें पता है कि ये जो भी कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का उसे इन्वेस्ट किया जाता है और उसमें जो हम लोग इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसे भी फंड में ही डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो इंटरेस्ट की जहां तक बात है तो जैसा कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फुली एग्जेम्प्ट था उसी तरीके से इंटरेस्ट जो है वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो आपको एसपीएफ के बारे में याद रखना है कि अगर प्रोविडेंट फंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी नहीं जाएगा और इंटरेस्ट जो उस फंड पे होगा वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो भी एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम टैक्स। और जहां तक बात है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड तो उसमें एग्जेम्प्ट है लेकिन अप टू 9.5%। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट था। इस केस में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के केस में 9.5% पर एनम तक एग्जेम्प्ट है। जो भी इंटरेस्ट होगा इन एक्सेस ऑफ 9.5%, मतलब 9.5% से ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसे हम इंक्लूड कर देंगे ग्रॉस सैलरी में। ठीक है, तो एसपीएफ के केस में इंटरेस्ट जो है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, आरपीएफ के केस में एग्जेम्प्ट है लेकिन कहां तक 9.5% तक। और जहां तक बात है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की तरह ये एग्जेम्प्ट तो नहीं है, लेकिन ये हर साल टैक्सेबल भी नहीं है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और उस पे जो इंटरेस्ट होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स नहीं होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है वो हम पॉइंट 4 में अभी देखेंगे। नाउ द फोर्थ बेसिस इज अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि पीएफ का जो अमाउंट है वो एम्प्लॉय रिसीव करता है आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो सपोज अगर वो आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव कर रहा है और वो जो फंड है वो है एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। जो भी अमाउंट रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है इन द नेम ऑफ प्रोविडेंट फंड, अगर वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसके केस में क्या है कि इसमें भी एग्जेम्प्ट है। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, आरपीएफ है, और आरपीएफ का पैसा एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है रिटायरमेंट पे, तो वो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। पहला कंडीशन, द एम्प्लॉय हैज सर्व्ड इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर कंटिन्यूअस 5 years। तो पहला कंडीशन अगर ये सेटिस्फाइड है कि भाई एम्प्लॉय जो है उसने उस इंस्टीट्यूशन में उस एम्प्लॉयर के पास 5 कंटिन्यूअस ईयर्स अपनी सर्विस दी हो, और अगर इसमें पॉइंट बी और में है, इफ ही हैज नॉट सर्व्ड कंटिन्यूअसली फॉर 5 years। ठीक है, लेकिन अगर वो 5 years सर्व नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पाया अपने एम्प्लॉयर को ऑन अकाउंट ऑफ रेजिग्नेशन, उसने रेजिग्नेशन दे दिया हो ड्यू टू लॉन्ग इलनेस ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लंबे समय तक बीमार हो गया हो, या बिजनेस ही क्लोज हो गया हो, या कोई ऐसा अदर रीजन, अन्य कोई कारण जो कि कंट्रोल एम्प्लॉय के कंट्रोल के बाहर की चीज है। ठीक है, तो अगर 5 कंटिन्यूअस ईयर्स सर्व करे या 5 कंटिन्यूअस ईयर्स सर्व ना भी कर पाए और रेजिग्नेशन दे दे ड्यू टू वेरियस रीजंस, जैसे कि एम्प्लॉय अगर लंबे समय तक बीमार है या बिजनेस क्लोज हो गया हो या ऐसा कोई रीजन जो कि कंट्रोल इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, तो वैसे केस में भी एम्प्लॉय को जो अमाउंट रिसीव होगा आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में वो भी एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। अब हमने हर बार देखा है, हर बार पढ़ा था पिछले स्लाइड्स में कि जो यूआरपीएफ है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसके टैक्सेबिलिटी को हम पॉइंट 4 में स्टडी करेंगे। तो ये है पॉइंट 4, जहां हर एक एस्पेक्ट को हम पढ़ेंगे कि कौन से कंट्रीब्यूशन को टैक्सेबल माना जाएगा, कौन से कंट्रीब्यूशन को टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अक्यूमुलेटेड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो टैक्सेबल नहीं है। अब एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है टिल डेट, टिल डेट का मतलब हो गया कि टिल रिटायरमेंट। ठीक है, तो वो जो है वो टैक्सेबल है एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, मतलब वो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा वो अमाउंट। और किस नाम से ऐड होगा? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी पढ़ा था, जहां मैंने बताया था कि पेमेंट्स अंडर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसमें एम्प्लॉयर का हिस्सा और उस पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो हमने ये देखा कि अगर यूआरपीएफ है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉय वाला हिस्सा तो टैक्सेबल नहीं है, एम्प्लॉयर का जहां तक कंट्रीब्यूशन है और उस पे जो इंटरेस्ट है टिल डेट वो टैक्सेबल है एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि यूआरपीएफ जो है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसमें जो भी पैसा है, अक्यूमुलेटेड पैसा है, वो टैक्सेबल होगा एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन वाला हिस्सा और उस पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो। ठीक है, अब लास्ट है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। हमने एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन को तो टैक्सेबल नहीं किया है, लेकिन उस पे जो इंटरेस्ट है वो तो इनकम है एम्प्लॉय के लिए, तो वो जो इनकम है वो सैलरी इनकम की तरह टैक्स नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
ठीक है, तो हमने अभी ये देखा कि 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड्स हम लोग को डिस्कस करने हैं सैलरी के पर्सपेक्टिव से। पहला है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड देन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो जहां तक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात है, वहां एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और जो अमाउंट रिटायरमेंट पे मिलेगा वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आरपीएफ की जहां तक बात है, तो उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 12% तक एग्जेम्प्ट है, उस पे जो इंटरेस्ट है वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, और जो अमाउंट रिसीव करेगा आरपीएफ के केस में वो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन कुछ कंडीशंस को फुलफिल होना पड़ेगा। और जहां तक यूआरपीएफ की बात है, तो यूआरपीएफ जो याद रखना है कि उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और उसपे जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट टैक्सेबल नहीं है, लेकिन वो एग्जेम्प्ट भी नहीं है। तो वो टैक्सेबल कब है? जब वो अमाउंट रिसीव करेगा ऑन रिटायरमेंट। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि वो किस टाइप से टैक्सेबल होगा। यूआरपीएफ के केस में एम्प्लॉय का हिस्सा जो है वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पे जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और जहां तक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट है, वो हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी पढ़े थे कि वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के नाम से टैक्सेबल होगा, ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड उसे किया जाएगा अलग से। So let us discuss one question. Mr. X is in receipt of a salary of rupees 24,000. ठीक है, तो उसको सैलरी, मंथली सैलरी कितना मिल रहा है? 24,000, जिसमें से एम्प्लॉय खुद 15% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड में। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे अभी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 14%। ठीक है, इसके अलावा वो एक 32,000 रुपीज का बोनस भी रिसीव कर रहा है। एंड इंटरेस्ट की जहां तक बात है, तो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हिज प्रोविडेंट फंड, तो पीएफ पे जो इंटरेस्ट है वो है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और वो कितना है? ₹2,000। तो हमें कंप्यूट करना है मिस्टर एक्स के ग्रॉस सैलरी को। तो ग्रॉस सैलरी में हमें पता है कि उसका जो बेसिक सैलरी है ₹24,000 पर मंथ वो ऐड होगा, उसके बाद बोनस भी ऐड होगा। अब हमने जो सीखा है प्रोविडेंट फंड, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमने देखना होगा कि प्रोविडेंट फंड जो है वो कौन सा प्रोविडेंट फंड है, क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है या स्टैट्यूटरी है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इफ द प्रोविडेंट फंड इन क्वेश्चन इज ए एंड बी, इसका मतलब है हमें दोनों टाइप के प्रोविडेंट फंड्स के लिए अलग अलग आंसर्स निकालने होंगे। सबसे पहला जो केस है ए है, इसमें प्रोविडेंट फंड जो है वो क्या है? जिसमें कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाई हो रहा है। तो एक ऐसा पीएफ स्कीम जिसमें कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाई होता है, तो वो एसपीएफ है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है। क्वेश्चन में सिंपली ये नहीं लिखा हुआ है कि ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, लेकिन डिस्क्रिप्शन से हमें समझ में आ गया कि वो कैसा फंड है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो हमें पता है कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को भी हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, इंक्लूड नहीं करेंगे, और इंटरेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में तो सिंपल आपका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो सैलरी और बोनस को ऐड करके निकाल लिया जाएगा। अब केस बी जो है वो है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी एग्जेम्पशंस हैं, लेकिन उसकी लिमिट है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जहां तक है वो 12% तक एग्जेम्प्ट है, यहाँ एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% है। तो जो एक्सेस 2% है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, वो इंक्लूड होगा ग्रॉस सैलरी में, प्लस और क्या इंक्लूड होगा? इंटरेस्ट, जो कि होगा इन एक्सेस ऑफ 9.5%। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है वो क्रेडिट हुआ है एट द रेट ऑफ 10%। तो 0.5% जो है वो इंटरेस्ट का क्या है? एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ 0.5% जो है वो इंक्लूड होगा ग्रॉस सैलरी में। ठीक है, सो जस्ट complete the question, solve the question, and इसके जो final answers हैं drop into the comment section of the video. Well, it has been a long video. You can divide the video into 2 segments and then try to make your notes and get the concepts, So in case you have any doubt in this topic of Provident Fund and questions relating to Provident Fund exclusively, you may get in touch with me through WhatsApp or the comment section of the YouTube video. Thank you.